हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं आप सभी के समक्ष फिर से आया हूँ और सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। आज बुधवार 28 अगस्त 2024 है और एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि आगामी आने वाले एक दिवसीय परीक्षा अथवा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी कराती है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है, या यूपी पुलिस होता है, या कोई भी अदर लेखपाल हुआ। उनमें क्या होता है कि फैक्ट फैक्ट के बेस पे यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे संविधान के क्वेश्चन हो, यूपी बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई भी बेस्ड क्वेश्चन हो, वह फैक्ट पे ज़्यादा निर्धारित हो गए हैं आज के एक दिवसीय एग्जाम को। तो उसी को लेते हुए हम संविधान के कुछ मूल तथ्य हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जो संविधान को क्या नाम है आपके बोलेंगे, अनुच्छेद। क्योंकि अनुच्छेद पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है कि क्वेश्चंस में कि अनुच्छेद राज्य किससे संबंधित है, संविधान मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है, या डीपीएसपी किस अनुच्छेद में आता है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक एक नंबर को हमको गेन करने में। चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे अरसों बाद हम आए हैं और कोशिश जारी है कि हम डेली आए। थोड़ा एक छोटे मोटे कार्य की वजह से थोड़ा हम व्यस्त चल रहे हैं। आओ मेरे दोस्तों, आओ। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्या है? पहला अनुच्छेद क्या कहता है आपका? राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र, सॉरी, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, माफी चाहूंगा। संघ क्या है? संघ एक हमारा जो भारत देश है, जो संघ जो शब्द है वो आर्टिकल प्रथम में लिया गया है। संघ का मतलब एक पूरा देश जो है, जिसका नाम है भारत, जिसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित, जिसको हम बोलते हैं संघीय राज्य, बोलते हैं उसको संघ राज्य प्रदेश। ठीक है। दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 2, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। इसमें क्या बताया गया है कि नए राज्य, जैसे अगर भारत सरकार को लगता है कोई नया राज्य बनना चाहिए या उसकी स्थापना होना चाहिए। अभी अब आप देखेंगे कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले तेलंगाना नाम से एक राज्य बना है। ठीक है, तो उसका एक नाम स्थापना हुई है और उसके नई परिभाषा बनाई गई है। नए राज्य मतलब नया राज्य उसमें गठित किया गया है अथवा उसकी स्थापना हुई है। ये किस में कराया गया? ये आपके मोदी सरकार के द्वारा ये लाया गया था, और इसका जो बिल है वो हमारे गृह मंत्री, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं? नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं या नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्य अथवा किसी भी राज्य की सीमा और उसका नाम का परिवर्तन। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, 2000 के आसपास की बात है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। उसकी एक एक बाउंड्री को हमने, एक भाग को, जिसमें आई थिंक 13 डिस्ट्रिक्ट को काट के एक नया राज्य बनाया, वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड हम शॉर्ट में लिखेंगे यूके के नाम से। ठीक है, उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करी है। तो मतलब एक नए राज्य का नाम हो गया उन्होंने, और उसकी क्षेत्र क्षेत्र में चेंज किया गया। अनुच्छेद 5 में कहता है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। प्रारंभ के समय, एक्चुअली हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है कि सिंगल सिटीजनशिप चलता है, मतलब एक नागरिकता चलती है। जैसे हम यूएस में देखें, यूएस में 2 नागरिकता है, राज्य की अथवा देश की। उनके राज्य भी उनका एक अपनी नागरिकता देता है, और एक हमारे यहाँ वो एक यूएस में देता है, यूएस के अंदर। हमारे प्रदेश में पहले जब आर्टिकल 370 था, तो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एक अलग अपनी नागरिकता देता था और भारत अपनी अलग देता था। मतलब उस जगह 2 थी। जब उन आर्टिकल 370 को डिलीट किया गया है या रिमूव किया गया है, तब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एक नागरिकता वाला प्रावधान शुरू हो गया, जो कि केंद्र के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कई तरीके से आपको नागरिकता मिलती है। एक होता है जन्म के पश्चात, एक होता है आपके किसी नए जगह को हम अपने देश में ले लें, जिसको बोलते हैं इस किसी एक नए प्लेस को। जैसे अगर हम सपोज दैट कोई स्टेट है, सपोज दैट जैसे हम आप मान लो नेपाल का कोई पार्ट है जो भारत में आना चाहता है,
तो हमने अगर उनको अपने अपने भारत में लिया तो उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। और आपके जैसे किसी एक पेरेंट्स ने सपोज दैट XYZ पर्सन ने किसी फॉरेन की लड़की से शादी करी और वो यहाँ आके बस गई यहीं परमानेंट, तो उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, साथ में उनके होने वाले जो पुत्र या पुत्री हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता हो गया। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून के समक्ष, एक सेकंड हाँ, कानून के समक्ष समक्ष समानता का अधिकार। अगर कोई भी वर्ग का व्यक्ति है या पुरुष है, सबको एक नागरिकता होगी, एक एक अधिकार होगा, सबको इक्वल समझा जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब क्या कहना है कि आप किसी के लिए किसी जाति, समूह, लिंग और अब जन्म के स्थान के हिसाब से आप उनको मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप माने तो हम ये नहीं कह सकते कि आप जम्मू कश्मीर के आप हमारे यहाँ से जाइए, या हम आप केरल के हमारे स्टेट से जाइए, नहीं। भारत की जितनी भी बाउंड्री, भारत की जो एक्सटर्नल बाउंड्री के अंदर जगह है उस सब के लिए इक्वल है। कोई कहीं भी रह सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं जमीन ले सकता है, कहीं भी इनफैक्ट। पहले जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान थोड़ा सा लिमिटेड था कि जम्मू कश्मीर में जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही लेंगे। अब तो भारत के किसी भी भूभाग से आने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन अथवा अन्य कार्य भी वह कर सकता है। सॉरी, कैमरा थोड़ा दिक्कत कर गया था। अगला है अनुच्छेद 16। 16 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लोक नियोजन के विषय पे अवसर का समानता। लोगों के जो कार्य है, जो उनकी प्राथमिकता है, उनके लिए समानता। आप ये विभाजित नहीं कर सकते कि आप इस वर्ग के तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप उस वर्ग के तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको सभी को सब चीज समान मिलेगी। जो भारत की सरकार अथवा राज्य की सरकार द्वारा कोई भी प्रक्रिया या कोई भी आपकी परियोजना चलाई जाती है सबके लिए इक्वल होती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या हुआ कि आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि जैसे आप समझो कि छुआछूत जो पहले बोलते थे, उसी से कि आप छुआछूत का जो पहले भेदभाव था वो नहीं है, उसमें सबके लिए समानता है। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ एक कुआं है किसी जगह पर, ये कोई एक वर्ग है जो कि जनरल कैटेगरी का है, एक कोई वर्ग है जो SC अथवा ST कैटेगरी का या OBC कैटेगरी का है। तो आप जनरल वाला ये नहीं कह सकते आप यहाँ से पानी क्यों भर रहे हो, है ना, या आप यहाँ से पानी क्यों भर रहे हो, आप हमारे यहाँ तो आप नीचे जात के हैं या SC ST हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कोई स्कूल है, कोई स्कूल है, उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपका क्या नाम है SC ST के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, SC ST के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या खाली जनरल के पढ़ेंगे या अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, ये सबके लिए इक्वल है। तो जो छुआछूत की या अस्पृश्यता की जो बातें थी वह इसके अंदर दे रखी कि आप ऐसा करेंगे तो ये कानून का उल्लंघन है और इसके लिए सजाएं भी है। उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब जैसे कि आप अपने नाम के आगे राजा, रानी या क्या नाम है कुंवर, ऐसे नाम का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए है कि जो अदर पर्सन है और जो लोग हैं उनके अंदर एक मतलब एक ऐसी भावना जाती है कि जैसे कि हम लोग नीचे इस तरीके हैं, या राजा हैं या रानी हो, एक डिफरेंस महसूस ना हो। इसलिए कौन लोग उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और संवैधानिक पद पर जो अधिकारीगण बैठे हैं, पद पर जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे DM साहब हो गए, SSP साहब हो गए, या SP हो गए, या
एसीपी या डिप्टी एसपी, है ना। ये कुछ ये किन लोगों को मिलती है उपाधि लगाने के लिए? ये मिलती है शिक्षा के उपरांत, ये आपकी काबिलियत के बिहाफ पर मिलती है। जैसे कि आप काबिल हैं, आपने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, तो आपको यह मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मतलब यही लोग इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा कोई अदर पर्सन यूज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाक स्वतंत्र आदि विषय तक कुछ अधिकारियों का संरक्षण। एक्चुअली वाक संस्कृत के अंदर स्वतंत्रता के अंदर क्या है, आर्टिकल नंबर 19, जिसमें आपने देखिए प्रेस के लिए, जो प्रेस है, जो न्यूज एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, चाहे वो पेपर हो, पेपर बेस्ड हो, या टेलीकॉम बेस्ड हो, या आपके सोशल मीडिया बेस्ड हो, उनको कुछ लिमिटेशंस दे रखी है और सबको समानताएं दे रखी है कि आप कुछ विषयों पे कहीं कहीं कोई गलत फेक न्यूज ना क्रिएट करें, है ना। इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है। किसी भी गलत व्यक्ति के बारे में आप गलत नहीं छाप सकते, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप गलत नहीं छाप सकते, क्योंकि उसकी अपनी जो एक छवि है आप समाज में वो खराब या धूलित ना हो जाए। अगला है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष, हमारे देश में एक इतना अच्छा सुंदर देश है, उसमें एक सबसे अच्छी खूबसूरती बात है कि अगर आप अपराधी हैं, अगर आप अपराधी हैं या आपने अपराध किया है, तो आपके लिए भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। ऐसा नहीं है मौलिक अधिकार आपके खत्म हो गए। क्या मौलिक अधिकार खत्म हो गया? नहीं, आपका मौलिक अधिकार क्या है कि आप अपने वकील को फोन कर सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी आगे की कार्रवाई, आगे के आपके जो चार्जेस हैं उन पर कार्य किया जा सकता है। अगर बेगुनाह है तो आपको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगली स्लाइड पर आते हैं हम हमारे दोस्त। आर्टिकल 21, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर भारत देश में कभी भी इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन, और आप मुझे जरा फाइंड करके बताइए कि आपातकालीन भारत में किस किस वजह से लगती है और कब कब लगी है और कितने समय पे लगी है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अनुच्छेद। और जब आपातकालीन लगा होता है तो आपसे ज्यादातर मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, जिसमें से दो आपके पास होते हैं, एक 21 और एक आर्टिकल पीछे हम 20 जो पढ़ रहे थे। ठीक है, आते चलो 21, प्राण एवं देह स्वतंत्रता के संरक्षण। प्राण एवं देह, एक्चुअली ये ऐसे कि नेचुरल चीज है ना, प्राण मतलब बॉर्न होना या डेथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है, माना जाता है, और है भी नेचुरल, कि इसमें हमारी एक स्वतंत्रता है, हमारी आजादी है कि अगर हम अपने आप को के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने आप को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें आपकी प्रणाली लिखी हुई है। ये आर्टिकल, जितने भी आप आर्टिकल देखोगे जिसमें 21 का है या खा है, ये बाद में अमेंडमेंट होते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अभिकारी शिक्षा का अधिकार। जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री शिक्षा का अधिकार है। माता पिता इस पर बहुत गौर दें। ये आर्टिकल नंबर 21A या 21 का में लिखा हुआ है, और सरकार द्वारा काफी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके उपरांत इनमें कार्य किया जाता है। जैसे सरकारी स्कूल में आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है ना, सरकारी स्कूल में अंदर आपको खाने के लिए भी मिलता है, फूडिंग भी मिलती है, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है और शिक्षा पे भी, क्योंकि हर देश के प्रधान की यही एक अपनी पर्सनल वो होती है कि सब हमारे यहाँ सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शिक्षित रहें। आते हैं अनुच्छेद 22 के अंदर। 22 के अंदर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अब क्या है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है कि कुछ विदेश से आए हुए व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार हैं।
ठीक है, लेकिन उनके लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि जो भारत का नागरिकता है उसी को सारी, उन्हीं के द्वारा सारी भारत के नागरिकों को मिली हुई है वही सभी विदेश के लिए नहीं, उनके लिए लिमिट है। अगर भारत के देश में आया हुआ कोई बाहरी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ कोई भी शब्द का प्रयोग करता है या पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा एक या फोर्स के द्वारा अगर ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति हमारे देश के लिए एक हानि का मतलब हानि पहुंचा सकता है या हमारे देश के खिलाफ कोई रणनीति कर सकता है, तो उसके खिलाफ भारत की जो पुलिस न्याय है या न्यायपालिका है उसको गिरफ्तार कर सकती है, जिससे कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई और कठोर से कठोर कार्रवाई होती जाए और संदेह की उपरांत भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। 23 में है आपका, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार थोड़ा सा गलत है, दुर्व्यापार एवं श्रम का प्रतिषेध। आप किसी मनुष्य के बॉडी पार्ट्स को खरीद और बेच नहीं सकते, कानून में मना है इसके बारे में। और बच्चों से आप फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते, जो 14 साल से नीचे अगर बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे और ऐसी जगह काम नहीं करेंगे जहां पर बहुत रासायनिक पदार्थ के साथ काम किया जाता है। आपने देखा होगा चाय वाले, समोसे वाले, इनके यहाँ पे 14-14 साल के बच्चे कार्य करते हैं, तो हमको अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, साथ में उनके नए भविष्य की भी कामना करनी चाहिए। दूसरा है कारखाने आदि के बालक को के लिए नियोजन प्रतिषेध। वही जो मैं भी कहना चाह रहा था कि जो 14 साल से बच्चे नीचे हैं वह कार्य नहीं करेंगे ऐसी फैक्ट्री अथवा किसी भी अन्य ऑफिस में। 25 में क्या कहता है, अंतरण की और धर्म के, सॉरी एक सेकंड कैमरा गया, माफी चाहूंगा। हाँ, अंतरण की और धर्म के आबाद रूप से सामान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, जैसे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता है। आप कहीं भी अपने पूजा पाठ और आपके अपने सजदा कर सकते हैं, इसका भारत में कोई रोक नहीं है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको कुछ चीजों का बड़ा ध्यान देना होगा, जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ भी है, आर्टिकल नंबर 25 में, अनुच्छेद 25 में, कि आपके द्वारा की गई कोई भी कार्य आस पड़ोस के लोगों को मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, उनको परेशानी क्रिएट ना करें। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक क्यों होते हैं, SC ST और माइनॉरिटी, SC ST माइनॉरिटी मतलब इन लोगों के लिए जिन लोगों को समय पर कोई चीजें नहीं मिल पाती, जो पिछड़े वर्ग से, पिछले वर्ग कौन से होते हैं, जो कि ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर उनके पास संसाधन की कमी है या चीजों की जो सरकार द्वारा जो चीजें हैं, सरकारी स्कूल है वहां पर दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए एक अल्पसंख्यक संरक्षण बनाया गया है, जिनके लिए एक प्रावधान है कि उनको रिजर्वेशन है या उनके लिए अलग से कुछ नई क्रियाकलाप है चालू करना है, तो उसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान द्वारा दी गई अधिकार है या पीठ है, उनके अधिकार और उनके उपचारों के बारे में बताया गया। 29 आर्टिकल नंबर 39 राज्य द्वारा अनुसंधान कुछ नीति तत्व। राज्य के द्वारा अनुसंधान और कुछ नीति तत्व, राज्य के द्वारा जितने किए गए कार्य हैं उनके बारे में इसमें नियुक्त किया गया है। 39 का सामान्य न्याय अथवा निःशुल्क विधि सहायता। सामान्य न्याय अथवा निःशुल्क विधि सहायता, ये DPSP है, सॉरी 39 जो है वो DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें राज्य अथवा केंद्र दोनों मिलकर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या आप अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सामान्य न्याय अथवा निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें ये लिखा है 39 क में, जो कि ऐड किया गया बाद में अनुच्छेद, कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, और सभी को निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपके पास आपके द्वारा कोई भी कार्य हो गया है, कोई घटना हो गई या आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, तो उस दिशा में
आप अपने लिए निःशुल्क वकील या अभिवक्ता का भी, आप कोर्ट में जाएंगे आप कहेंगे तो आपको वह मिलेंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना एवं का प्रावधान। ग्राम पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि केंद्र के अंदर केंद्र सरकार बैठी है, ठीक है, राज्य के अंदर राज्य सरकार है। जो गांव स्तर का ब्लॉक है वहां के द्वारा सभी कार्य, मतलब छोटे छोटे गांव प्रधान आते हैं, ग्राम ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख आते हैं, है ना, ग्राम पंचायत आते हैं, इनके द्वारा छोटे स्तर पर कार्य को जल्दी से किए जाए। क्योंकि ये लोग प्रतिनिधित्व होते हैं जो कि आगे सरकार को सारी इंफॉर्मेशन या आने वाले कार्यों के बारे में, आने वाली परेशानियां जो गांव विलेज में पानी और प्रदूषण अथवा स्वास्थ्य को लेते हुए जो समस्या है वो उनको बताते हैं, और न्याय पंचायत नगर ग्राम पंचायत के द्वारा वह कार्य किए जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि आपके यहाँ जो सरकार है वो 3 तरीके की है। 3 तरीके की कौन सी? एक आपकी होगी सेंट्रल, स्टेट, और आपकी होगी लोकल। लोकल। ठीक है दोस्त, आज का पार्ट यही है 40 तक। अगला जो हम सीरीज लेके आएंगे वो 40 से लेके 80 तक लेके आएंगे। हम ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आपको भी समझने में अच्छा नहीं लगेगा, और आपका भी एक समय लिमिटेड है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने और लाइक करने से हमको एक अलग सी एनर्जी मिलती है, हमें कार्य करने की अलग सी मतलब प्रोत्साहन होता है कि किसी के लिए ये कुछ चीज़ें कार्य में आई, या किसी के अनुभव के आपने अपना अनुभव शेयर किया। जब बच्चे या हम सब मिलके, हमारे दोस्त, जब हम इसके बारे में कमेंट करते हैं या किसी हमारे लिए कमेंट करते हैं या वीडियो के लिए कमेंट करते हैं या अपनी पढ़ाई के लिए कमेंट करते हैं, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें लगता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी करें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली कोई एक ना एक वीडियो लेके इसके बारे में आऊं, है ना। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे वॉच किया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे, राधे श्याम।